हेलो नमस्कार साथियों। आप सब लोग कैसे हैं। आप लोगों को पता है कि मैं 10वीं की साइंस को पढ़ाना चालू कर दिया हूँ और आप लोगों को पढ़ करके काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा। आप परिभाषाओं को समझ रहे होंगे। समझने के साथ में आप उनको नोट करें और समय समय पर उनको रिवाइज भी करते रहें, तभी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। केवल आप वीडियो पर देखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को जो मैं बताने वाला हूँ अब आगे, वो प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में समझाने वाला हूँ। प्रतिरोधों का संयोजन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम और तीसरा संयोजन होता है मिश्रित। मतलब ये है कि हम कुछ प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे, कुछ को श्रेणी क्रम में कर देंगे। इसी प्रकार से अदल बदल करके हम संयोजित कर सकते हैं। तो समझते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा तुमको प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन मैंने बताया 3 प्रकार का होता है। अच्छा, इसमें से एक बात आप लोग और जान लो कि प्रतिरोधों का संयोजन जरूरी क्यों होता है। हम लोग क्यों प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें प्रतिरोध की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप चार्जर ले लें, जो सीधी जो लाइन होती है उसमें धारा का मान अधिक होता है या उसमें ज़्यादा वोल्टेज रहता है। लेकिन हम लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है, कम धारा की ज़रूरत होती है। और अगर हमको कम धारा चाहिए तो वो जो है प्रतिरोध ही कम धारा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य उपकरणों में भी यही काम होता है। तो प्रतिरोधों के संयोजन से क्या करते हैं, जो है अपने आवश्यकतानुसार प्रतिरोध को बैलेंस कर लेते हैं। तो प्रतिरोधों के संयोजन में सबसे पहले पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा कि हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे आप समझ लें कि हमारे पास एक कोई प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है R1 और दूसरा प्रतिरोध है हमारे पास ये R2 है और इसी प्रकार तीसरा प्रतिरोध ये है R3। ये प्रतिरोध का प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। तो ये 3 प्रतिरोध हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने से ऐसे डायग्राम बनेगी। ये श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये R1, इसका प्रतिरोध R1 था, इसका प्रतिरोध R2 है, ये R3 है और इसको हम एक किसी बैटरी से संलग्न कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर ये कुंजी है। कुंजी आप जानते होंगे, बटन आपके बोर्ड में जो स्विच रहता है ऑन ऑफ करने के लिए, वही इधर भी है। तो कुंजी एक है, इधर बैटरी है। बैटरी का कुछ ना कुछ विद्युत वाहक बल होता है। आप ऐसा समझ लें कि ये विभव है, दूसरे शब्दों में ये प्लस है, ये माइनस है। जो बैटरी का जो बड़ा वाला सिरा होता है उसको प्लस से प्रदर्शित करते हैं, वो प्लस होता है। छोटे वाले को माइनस होता है वो। और प्लस वाले सिरे से हमेशा धारा निकलती है, छोटे वाले सिरे से हमेशा धारा निकलती है। और श्रेणी क्रम में जो धारा है वो सभी प्रतिरोधों में समान रूप से बहती है, आप लोगों को याद रखना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन हम कैसे जानेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन है तो द्वि बातों की तरह याद रखना है। श्रेणी क्रम संयोजन को अगर आप लोगों को याद करना है तो आपको 2 बातों को याद रखना है। नंबर 1, श्रेणी क्रम में समान धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, श्रेणी क्रम में समान धारा प्रवाहित होती है, लेकिन कहाँ, प्रतिरोधों में। ये जो प्रतिरोध हैं इनमें जो धारा बहेगी, मान लीजिए अगर यहाँ से धारा आई निकली है तो वही धारा इधर भी जाएगी, वही धारा इधर भी जाएगी दूसरे वाले प्रतिरोध में, वही धारा तीसरे वाले प्रतिरोध में जाएगी। तो श्रेणी क्रम में समान धारा प्रवाहित होती है प्रतिरोधों में। और याद रखना है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का विभव भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न होता है। अच्छा, ये हमेशा ऐसा होगा कि भिन्न भिन्न होगा?
ऐसा ही होता है। तो प्रतिरोधों का जो विभव होगा वो अलग अलग होगा। मान लेते हैं इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है और इसका विभव V3 है। तो आ जाते हैं इसके सूत्र को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे V1 का मान। सबसे पहले निकालेंगे V1 का मान, यह लिख लेंगे प्रतिरोध R1 पर विभव, प्रतिरोध R1 पर विभव। तो R1 पर विभव हमने V1 माना है और आपने V का सूत्र तो पढ़ ही लिया है। V बराबर क्या होता है IR। अभी आप लोगों को ओम का नियम मैंने बताया है पिछले वाली वीडियो में, तो आपको अगर आता है ओम का नियम तो आप वहाँ से जा करके थोड़ा पढ़ लें, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये बातें। तो V बराबर होता है IR, तो V1 बराबर हो जाएगा I इंटू हो जाएगा R1 और इसको हम मान लेंगे समीकरण। V1 बराबर क्या हो जाएगा I R1, क्योंकि पहले वाले प्रतिरोध की बात करें तो धारा तो I बह रही है लेकिन इधर विभव V1 है। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे वाले प्रतिरोध की बात करूं, प्रतिरोध R2 पर विभव, प्रतिरोध R2 पर विभव क्या होगा, तो ये हो जाएगा V2 और V2 का मान हो जाएगा I R2। क्योंकि अगर दूसरे वाले विभव पर बात करेंगे तो धारा तो I बह रही है लेकिन प्रतिरोध इधर कितना है R2 है, तो V2 बराबर हो जाएगा I R2। इसी प्रकार से हम बात करेंगे प्रतिरोध R3 पर विभव, प्रतिरोध R3 पर विभव कितना होगा, तो R3 पर विभव हो जाएगा V3 और ये हो जाएगा I R3 के बराबर। खैर आप लोगों ने ये समझ लिया होगा, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब आप लोग बताएं कि इधर से जो विभव जा रहा है वो इन तीनों विभवों के बराबर होगा। मैं इसको इधर सॉल्व किए दे रहा हूँ, छोटी ही जगह में सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम बात करें परिणामी विभव की, अगर हम यहाँ से परिणामी विभव निकालना चाहें, कुल विभव निकालना चाहें, तो कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और V का मान कितना होता है आप लोगों ने पढ़ लिया, V बराबर होता है IR। V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1 हो जाएगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2 हो जाएगा, V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3। एक बात दोबारा समझते हैं, परिणामी विभव जो होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V बराबर लिख देंगे IR, V1 बराबर हो जाएगा IR1, आप लोग समझ रहे होंगे। V2 बराबर हो जाएगा IR2, ये भी समझ रहे होंगे। V3 बराबर हो जाएगा IR3। ये तीनों बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप देख लिए होंगे। अब हर जगह से I कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हर जगह I है, इधर भी I है, तो I कैंसिल हो जाएगा। तो R का मान हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और इससे अधिक भी अगर प्रतिरोध होते, R4 होता, R5 होता, तो इसी क्रम में जुड़ जाते। तो यहाँ पर मैंने जो है श्रेणी क्रम का जो सूत्र है प्रतिरोधों का आप लोगों को निकाल दिया। इससे सवाल बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो आप लोग इसको सही से याद भी कर लेना, तरीका भी आप लोग सीख सकते हैं, मैंने बता दिया है। तो आप लोगों को श्रेणी क्रम समायोजन समझ में आ गया होगा। अब जो अगला मैं तुमको बताने वाला हूँ वो समांतर क्रम समायोजन के बारे में बताऊँगा। तो श्रेणी क्रम समायोजन आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब अगली बात आएगी प्रतिरोधों का समांतर क्रम समायोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम समायोजन समझेंगे। समांतर क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोधों को ऊपर नीचे करके लगाया जाता है। समांतर क्रम समायोजन, समांतर क्रम समायोजन। तो समांतर क्रम में क्या होगा कि यही जो प्रतिरोध होंगे, मैं इधर अच्छे तरीके से पूरा परिपथ बना देता हूँ। ये इसका परिपथ बन जाएगा तीन प्रतिरोधों का, ये R1 हो जाएगा, ये R2 है, ये R3 है।
और इधर ये बैटरी है प्लस ये माइनस, इसका परिणामी वो वी मान लेता है। वी भी कर सकते हैं, ई भी कर सकते हैं, तो दोनों एक ही बात है। कुंजी के मान लेते हैं। ये एक हमने परिपथ बना दिया है, इधर भी कुछ नाम दे सकते हैं, ए बी वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इधर से धारा बहेगी आई, और जब आगे आई धारा जाएगी तो ये आई धारा 3 मार्गों में विभाजित हो जाएगी, तीन मार्गों में बढ़ जाएगी। तो मान लेते हैं कि पहले वाले में आई 1 जाएगी, दूसरे वाले में आई 2 जाएगी, तीसरे वाले में आई 3 जाएगी। यही धारा इधर से भी निकल कर आएगी, तो इधर से आई 1 आएगी, जो धारा गई थी वही लौट कर आएगी। इधर आई 3 गई थी तो आई 3 जाएगी, और लौट करके पुनः आई धारा आ जाएगी। तो आप लोगों ने परिपथ को समझ लिया होगा कि किस प्रकार से परिपथ बनाया गया है। तो आप लोगों को यहाँ एक बात याद रखना है कि समांतर क्रम में विभव का मान हमेशा बेटा समान रहेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप इधर लिखेंगे पहली बात, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का विभव समान होता है। प्रतिरोधों का विभव समान होता है, प्रतिरोधों का विभव समान रहता है, पहली बात। दूसरी बात आप लोगों को याद रखना है कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों में धारा भिन्न भिन्न बहती तो इनमें धारा आप देख रहे हैं, इधर I1 है, इधर I2 है, इधर I3 है, तो भिन्न भिन्न धारा बह रही है। अब हम आगे जो है तुमको समझाएंगे। सबसे पहले हम पहले वाले प्रतिरोध पर निकाल लेंगे धारा। इधर लिखेंगे प्रथम प्रतिरोध, या ऐसा करके लिखेंगे R1 प्रतिरोध पर प्रवाहित धारा। R1 प्रतिरोध पर धारा क्या हो जाएगी? I बराबर होता है, आपको सूत्र में इधर लिख देता हूँ, I बराबर होता है V/R। तो I बराबर होता है V/R। तो R1 प्रतिरोध पर धारा क्या हो जाएगा? V/R1। इसी प्रकार से R2 प्रतिरोध पर धारा क्या हो जाएगी? इधर I1 मानेंगे, इधर I2, ये हो जाएगा V/R2। इसी प्रकार से R3 प्रतिरोध पर धारा हो जाएगा I3 बराबर V/R3। तो हमने I1 का मान निकाल लिया V/R1 इस सूत्र से, क्योंकि पहले वाले प्रतिरोध में अगर बात की जाए तो प्रतिरोध R1 था, तो V की जगह विभव तो समान है हर जगह, तीनों का विभव V ही रहेगा इसमें, इस बात को याद रखना। तब हम बात करेंगे परिणामी धारा की। परिणामी धारा जो होती है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I का मान कितना है? इधर से कर लेंगे V/R। I1 का मान V/R1, I2 का मान V/R2 और I3 का मान हो जाएगा V/R3। आप देख रहे हैं कि हर जगह से V कैंसिल हो रहा है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर और भी हमारे पास प्रतिरोध होते R4 R5 होते इसी क्रम में जुड़ जाते, तो आप लोगों को प्रतिरोधों का संयोजन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं बनाऊँ तो मैं इस बात का भी डिस्कस कर पाऊँ कि तुम लोगों को कहाँ पर समस्याएं आ रही थी। तो धीरे धीरे करके साइंस मैं तुम लोगों को आगे समझाता जाऊँगा, और धीरे धीरे करके आप भी समझते जाएँ। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहता है, 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक का वीडियो रहेगा। तो आप लोग अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि 10वीं की परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इसका रिजल्ट सबको ही जानेगा आपसे। ठीक है, धन्यवाद।